Hello students, we are here to revise alcohol, ether and some important concepts in reduction. तो आज हम लोग alcohol और ether को रिवाइज कर रहे हैं. Let's discuss about method of preparation of alcohols. Method of preparation of alcohols में सबसे पहले हम एल्कीन से स्टार्ट करते हैं. एल्कीन से अल्कोहल बनाते वक्त हम क्या करते हैं, हम एल्कीन पर वाटर मॉलिक्यूल एडिशन की कोशिश करते हैं. एल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए वाटर मॉलिक्यूल एडिशन के 3 डिफरेंट वेज हैं. देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स ऑफ एडिशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल ऑन एल्कीन. देखो सबसे पहला क्या है, बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन. एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में हम क्या करते हैं, पहले प्रोटोनेशन करते हैं. प्रोटोनेशन करने पर क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन किसी एक तरफ फ्लो करेंगे और वो H+ को एक्सेप्ट करके यहाँ पर कार्बोकेटाइन जनरेट करेंगे. अब जब यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन जाएगा तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से एज ए न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करेगा और वहाँ क्या लगा देगा, OH. तो ये प्रोडक्ट इसमें बन जाएगा. हाँ, अगर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट में कोई फर्दर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पॉसिबल है तो उसमें रीअरेंजमेंट की भी गुंजाइश रहेगी. तो इसमें क्या होता है, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट भी ऑब्जर्व होता है और फाइनल प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ मिलता है. दिस रिएक्शन फॉलोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म. अब यहाँ पर एक और तरीका है जिसमें हम फाइनल ऑब्जर्वेशन में पाते हैं कि एल्कीन पर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देखो OH लगा है इस कार्बन पर और H लगा है इस कार्बन पर. यहाँ पे क्या किया था, OH लगाया था इस कार्बन पर और H लगाया था इस कार्बन. इसको मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन मिल रहा है फाइनली अपने को. यहाँ क्या हो रहा है, इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हम पहले डाइबोरेन का इस पर एडिशन कराते हैं और उसके बाद जब ट्राइल्काइल बोरेन इंटरमीडिएट बनता है उस पर हम H2O2 और OH- से इंटरेक्शन करा के अल्कोहल पा देते हैं. इस रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ का रूल भी फॉलो नहीं होगा और यहाँ कोई कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट भी ऑब्जर्व नहीं होगा. फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि एक मेथड है बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन. OMDM इस मेथड को हम कहते हैं. OMDM में क्या होता है, इसमें मर्क्यूरिक एसिडेट को यूज़ करके और हम फिर फाइनली अल्कोहल बनाते हैं. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू ऐड अ वाटर मॉलिक्यूल ऑन एल्कीन. इसमें देखो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग टू वाटर ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भी कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट फॉलो नहीं होगा जैसा कि हमने HBO में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में किया था. यहाँ भी हम कहते हैं कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं होगा और यहाँ भी नहीं होगा. अब मैं बोल रहा हूँ तो उसको हम एक बार इल्यूस्ट्रेशन से देख लेते हैं. हम एक बार एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, देखो हमने ये एल्कीन लिया. अब इस एल्कीन पर अगर अपन ये तीनों मेथड से हाइड्रेशन करते हैं तो पहला है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन. उसमें क्या होगा, H आएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर वो कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और वहाँ पर OH लग जाएगा. इसका मतलब है कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट भी होगा और मार्कोनिकॉफ का रूल भी फॉलो होगा. फिर OMDM जो मेथड है, OMDM में क्या होगा, OMDM में यहाँ पर H आएगा और यहाँ पर OH आएगा. तो वहाँ क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट तो फॉलो नहीं होता है, लेकिन मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो हो रहा है. और जब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराएंगे तो उसमें सीधे सीधे OH यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा. इसका मतलब है ना तो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होगा ना मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो होगा. तो देयर आर 3 डिफरेंट वेज ऑफ एडिंग अ वाटर मॉलिक्यूल ऑन एल्कीन, जिसमें एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, OMDM और HBO, ये 3 डिफरेंट वेज हैं जिससे हम एल्कीन से अल्कोहल बना सकते हैं. फिर नेक्स्ट है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स. अल्काइल हैलाइड्स में हम क्या कर रहे हैं, अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस कराते हैं. एक्वस KOH, एक्वस NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे बेसिस लेकर हम इस पर हेलोजन को रिप्लेस करा सकते हैं OH-. यहाँ पर हेलोजन को हटाकर आपने OH लगा दिया. मॉइस्ट Ag2O, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से भी हम हेलोजन को रिप्लेस करके OH लगा सकते हैं. तो अल्कोहल बनाने के अभी तक हमने कितने तरीके देखे, 2 तरीके देखे हैं. अब हम देख रहे हैं फ्रॉम ईथर्स. ईथर्स में क्या होगा, ईथर्स का सिंपल एसिडिक हाइड्रोलिसिस, हाँ बेसिक हाइड्रोलिसिस नहीं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर्स विल प्रोड्यूस अल्कोहल. तो अल्कोहल बनाने के आपने अभी तक 3 मेथड देख लिए. कौन कौन से, पहला है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, फिर है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, फिर है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और उसके बाद फिर हमने देखा अल्काइल हैलाइड का अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस और साथ में देख रहे हैं ईथर्स का एसिडिक हाइड्रोलिसिस. अब देख लेते हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्कोहल कैसे बनाते हैं. तो देखो मैंने बताया हुआ है पहले भी आपको कि कार्बोनाइल कंपाउंड पर रिडक्शन से अल्कोहल बनता है. यहाँ क्या है, रिडक्शन कराते हैं अपन, एक H इधर एक H इधर लगाएंगे तो ये बन जाएगा. हाँ, रिडक्शन कराने के लिए डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं. जैसे ये रिड्यूसिंग एजेंट में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड,
कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ये डिफरेंट वेज है। और भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं, आपको डिटेल में पहले बताया ही हुआ है, अभी सिर्फ अपन एक शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं। तो उसमें हम देख रहे हैं कि जैसे ये CHO एल्डिहाइड, एल्डिहाइड पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्या होगा, H- आएगा, C पर O- बनाएगा और प्रोटिक सॉल्वेंट से उसको H देकर अपन ये बना सकते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म है, याद रखना इसको। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्डिहाइड से एल्कोहल बना सकता है, कीटोन से एल्कोहल बना सकता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये आइदर वे, इसको यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों काम आ जाएंगे। और इस कीटोन पर देखो H2Ni लिखा है, मतलब क्या है, निकल की सरफेस पर, एक कैटेलिस्ट की सरफेस पर जब अपन इसको पास करेंगे साथ में H2, तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनाकर H यहाँ लगा लेंगे, तो इससे भी एल्कोहल बन सकता है। कार्बोनाइल कंपाउंड से एल्कोहल बनाते सीखा है, तो फिर एसिड डेरिवेटिव्स और कार्बोक्सिलिक एसिड से भी सीख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड डेरिवेटिव से एल्कोहल कैसे बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उसको RCH2OH तक रिड्यूस कर देता है, और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं एसिड हैलाइड, एस्टर, एनहाइड्राइड, ये भी एल्कोहल बना देते हैं। एस्टर पर तो अगर हम सोडियम इथेनॉल से रिडक्शन कराएं तो एल्कोहल तो बनता ही है, उसका एक पर्टिकुलर नेम है बोवाल्ट ब्लैंक रिडक्शन। हाँ, ये जरूर याद रखने वाली बात है कि अमाइड का रिडक्शन जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराएं तो एमीन बनता है, एमीन, एल्कोहल नहीं बनता है। ये चीज याद रखना है कि अमाइड्स के जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं तो वो एमीन बनाता है, ना कि एल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स में एक्सेप्ट अमाइन एल्कोहल बनता है। फिर आगे चलते हैं, इसमें अगर अपन देखें तो भैया रिडक्शन की बात हो ही रही है, कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन देख लिया, एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स के रिडक्शन देखे अपन ने, तो अपन एक बार रिड्यूसिंग एजेंट्स को ही रिवाइज कर लेना। एक बार आप रिड्यूसिंग एजेंट्स को ही रिवाइज कर लो। देखो यहां पर मैंने 4 डिफरेंट कॉलम बनाए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, B2H6 डाइबोरेन और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ये वाला जो है वो है हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। अब इसमें अगर एल्डिहाइड को देखें तो वो एल्कोहल में कन्वर्ट होगा, कीटोन एल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, कि एसिड एल्कोहल में कन्वर्ट, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को अलग अलग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स में, ये वाले तो एल्कोहल तक आ रहे हैं, फिर यहाँ एमीन आ रहा है, और भी है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आगे की स्लाइड में। कि जैसे इसमें देखें, ये एल्कोहल में जा रहा है, ये एमीन में जा रहा है, ये एमीन में जा रहा है, ऑक्साइम, ये एल्केन बना रहे हैं, ये एल्कीन बना रहे हैं। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा और कौन कौन सा रिएजेंट उसको कवर कर सकता है, इसके लिए अपन ने यहाँ पर प्लस और माइनस लिखा हुआ है। प्लस का मतलब है ये इसको इसमें कन्वर्ट करेगा, और माइनस का मतलब है कि ये इसको इसमें कन्वर्ट नहीं करेगा। तो दैट यू कैन रिवाइज इन अ वेरी शॉर्ट टाइम कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर रहा है। फिर कुछ रिडक्शंस पर्टिकुलर नाम के साथ भी याद रखने हैं, आपको ये याद रखना है। तो रिडक्शंस में जैसे वोल्फ किश्नर रिडक्शन क्या होता है, वोल्फ किश्नर रिडक्शन हाइड्रोजीन को यूज करते हैं बेस के साथ, तो वो क्या करता है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है, उसमें हम ZnHgHCl यूज करते हैं, तो वो भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। और सिमिलरली इसी इंपैक्ट के लिए एक मोजिंगो रिडक्शन होता है, जिसमें एक सल्फर कंपाउंड लेकर फिर हम रिडक्शन कराते हैं निकल से, रेनी निकल यहां पर यूज करते हैं, तो वो भी कार्बोनाइल कंपाउंड को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, एक है स्टीफन्स रिडक्शन। स्टीफन्स रिडक्शन किस पर होता है, साइनाइड पर होता है। स्टीफन्स रिडक्शन साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का तरीका है SnCl2HCl लेकर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस हम ये कन्वर्शन करा सकते हैं। MPV रिडक्शन, मिर्विन पॉन्डोर्फ वर्ले रिडक्शन। मिर्विन पॉन्डोर्फ वर्ले रिडक्शन क्या है, मिर्विन पॉन्डोर्फ वर्ले रिडक्शन है एल्यूमिनियम ट्राई आइसोप्रोपो ऑक्साइड लेकर जब हम रिडक्शन कराते हैं तो कीटोन मेनली 2 डिग्री एल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है। कीटोन मेनली 2 डिग्री एल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर वोल्फ किश्नर रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, मोजिंगो रिडक्शन, ये तीनों तो क्या कर रहे हैं, एल्डिहाइड या कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट कर रहे हैं। स्टीफन रिडक्शन क्या कर रहा है, साइनाइड को एल्डिहाइड में ला रहा है। और एमपीवी रिडक्शन क्या कर रहा है, कीटोन को 2 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है। इसी तरह से अगर आप देखो तो हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन B2H6 वाला जो है वो क्या क्या इंपैक्ट करता है वो हम पहले ही बात कर चुके हैं। फिर यहाँ देखो बोवाल्ट ब्लैंक रिडक्शन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन भी N2H4 के साथ यूज़ करते हैं, तो ये अपने हाइड्रोजन
सी डबल बॉन्ड सी पर शिफ्ट करके उसको एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। साथ में आप देखो रोजेंडमुंड रिडक्शन, ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का ही पार्ट है। रोजेंडमुंड रिडक्शन में कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ही करा रहे हैं, पैलेडियम की सरफेस पर H2 ले रहे हैं, लेकिन एक कैटलिस्ट पॉइजन BaSO4 यूज कर ले रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है, वो RCOCl को आगे तक नहीं, सिर्फ एल्डिहाइड पर ही रिड्यूस करके रोक देता है। हाँ, एल्काइन पर भी ये ऑब्जर्वेशन है कि एल्काइन पर ये रिएजेंट इसको डबल बॉन्ड पर रोक सकता है। लिंडलार्ड कैटलिस्ट भी हमने पढ़ाई है, वही H2PD CaCO3, साथ में इसके अलावा भी हम बोल सकते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड एल्कीन में कन्वर्ट होगा, और वो भी स्पेशली सिस एल्कीन में कन्वर्ट करना है अगर अपने को एल्काइन को, तो हम ये वाला रिएजेंट यूज करते हैं H2PD CaCO3 या BaSO4। अगर ट्रांस में करना हो तो बर्च रिडक्शन पढ़ाई है आपने, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया लेकर अगर आप अल्काइन का रिडक्शन कराएंगे तो वो उसको ट्रांस अल्काइन में अल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। पर यह चीज भी याद रखने की है कि ये टर्मिनल अल्काइन पर इफेक्टिव नहीं होता है, ये नॉन टर्मिनल अल्काइन पर ही इफेक्टिव रिडक्शन है, बर्च रिडक्शन। फिर डिबाल H, ये तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का ही भाई है, हाइड्राइड डोनर है, तो ये हमें पता ही है कि डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या इंपैक्ट करता है। फिर देख रहे हैं रेड PHI भी एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एल्डिहाइड या कीटोन को हाइड्रोकार्बन पार्ट में और एल्कोहल को भी एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये ध्यान रखना है कि एल्कोहल को हर कोई रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस नहीं कर सकता है, ये रेड PHI है अपने सिलेबस में जो इस एल्कोहल को एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। और अगर आप साथ में देखें तो हम क्या कर रहे थे, हम रिडक्शन डिस्कस करने के पहले एल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन को ही लेकर चले थे। तो एल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ही फिर दो चीजें और मैं बता रहा हूं कि एक तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस, एस्टर के हाइड्रोलिसिस से बन रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल। हाँ, अगर बेस मीडियम में कराएंगे तो प्रॉपर इरिवर्सिबल चेंज होता है, लेकिन एसिडिक मीडियम में ये हाइड्रोलिसिस रिवर्सिबल हो जाता है। तो फिर आगे उसमें मेजर्स लेने होते हैं कि भाई आप इसको और आगे कैसे लेकर जाएंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन। खैर, हम ये सीख रहे हैं कि अमीन से एल्कोहल कैसे बनेगा। तो अमीन से डाइजोडाइजेशन कराते हैं, HNO2 की रिएक्शन कराते हैं। अब HNO2 तो मिल नहीं रहा अपने को डायरेक्टली, तो अपन क्या करते हैं NaNO2HCl ले लेते हैं और उसकी रिएक्शन RNH2 से करा देते हैं। NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनता है और वो इस RNH2 को किस में कन्वर्ट करता है, वो इस RNH2 को कन्वर्ट करता है RN2 प्लस। अब ये RN2 प्लस में कन्वर्ट कर दिया, RN2 प्लस में N2 तो अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो N2 इसमें से निकल जाता है और क्या बना देता है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। अब इस कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट पर एवरी अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक। तो इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, इसमें Cl माइनस भी अटैक कर सकता है, ONO माइनस भी अटैक कर सकता है, पर क्योंकि वाटर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो मेजर प्रोडक्ट वाटर अटैक और ये बना देता है एल्कोहल। तो RNH2 को पहले RN2 प्लस में, इसलिए रिएक्शन को डाइजोडाइजेशन भी कहते हैं, इसको पहले RN2 प्लस में कन्वर्ट करते हैं, फिर N2 हटकर R प्लस बनता है और फिर वहां पर ROH। इसका मतलब है कि अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, यहां देख लो, तो हम प्रोडक्ट में रीअरेंज्ड कार्बोकेटायन पर ही OH लगाएंगे। सिंपल है, तो सीधे NH2 को हटा के OH आप लेंगे। ये मेजर प्रोडक्ट है अपार्ट फ्रॉम दी अदर प्रोडक्ट्स यहां पर जो बन सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि इसमें याद रखने की बात है कि जो प्राइमरी अमीन होता है उसमें N2 प्लस इतनी ईजिली निकल नहीं सकता, तो ये वाली चीज एग्जैक्टली ऑब्जर्व नहीं होगी और इसमें मिथाइल ईथर जो होगा वो एक मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में सामने आएगा। अब यहां पर देखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे सिलेबस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जो बहुत सारे डिफरेंट वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस के लिए यूज होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, इट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कार्बन मेटल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है, कार्बन मैग्नीशियम का बॉन्ड होता है, उसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की बेसिस पर R माइनस हमारे लिए रिएक्शन के लिए बाहर आता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो पार्ट है वो ये है। प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसी होती है, तो ड्राई ईथर में हम मैग्नीशियम को RX में इंसर्ट कराते हैं, इसमें आयनिक और फ्री रेडिकल दोनों तरह के इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होते हैं। और ड्राई ईथर क्या करता है, ड्राई ईथर इज ए डोनर फॉर मैग्नीशियम, जो उसको ल्यूइस बेस के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और इस तरह से स्टेबलाइज करके एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड डाईथरेट बनाता है।
तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये रिएक्शन कैसे करता है, अगर ये बात करें तो इसमें जो R माइनस का फॉर्मेट है वो हमारे लिए रिएक्शन का पार्ट। जब भी कहीं आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखो तो रिएक्शन करने कौन आएगा, R माइनस आएगा। जब भी कहीं पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखो तो रिएक्शन करने कौन आएगा, R माइनस आएगा। अब उस R माइनस को अगर H प्लस मिल गया तो हाइड्रोकार्बन पार्ट बना देगा, और अगर उसको कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मिल गया तो वैसे RE प्रोडक्ट बना देगा। उसमें सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट आ सकते हैं, और यहां पर वो एज ए बेस रिएक्ट कर रहा है ताकि H प्लस मिल गया तो ये एसिड बेस इंटरेक्शन हो। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस तरह के डबल बॉन्डेड ग्रुप्स पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दे सकता है। ये देखो एक एग्जांपल मैंने लिखा R माइनस। अब ये R माइनस क्या करेगा, इस C पर अटैक करेगा, इसको आपने O माइनस कर दिया, ये एक एडिशन प्रोडक्ट बन, और फिर उस O माइनस को हमने H दे दिया इससे लेकर, तो ये बन गया एल्कोहल। डिफरेंट तरह के एडिशन प्रोडक्ट्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस तरह की ग्रुप्स पर दे सकते हैं। अब अगर आप इसको देखो सिंथेसिस ऑफ एल्कीन, तो वो जो R माइनस है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, ये अपने पास R माइनस है। अब ये R माइनस क्या करेगा, अगर आपने कोई ऐसा कंपाउंड दे दिया जिसमें एक्टिव H, रिएक्टिव हाइड्रोजन, तो ये R माइनस जाकर इस H को ट्रैप कर लेगा और RH बना देगा, और जो एनायनिक पार्ट है वो मैग्नीशियम से एसोसिएट हो जाएगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ज़िरविट्नॉफ्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम ज़िरविट्नॉफ्स रिएक्शन भी कहते हैं। इस रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड का जो एनायनिक पार्ट है वो यहाँ से H लेकर हाइड्रोकार्बन बना देता है। जैसे यहाँ पर CH4 बना रहा है, यहाँ पे C2H6 बना रहा है, इसमें CH4 बना रहा है। अब यहाँ पे आपने जो एक्टिव हाइड्रोजन लिया वो sp कार्बन का ले लिया, तो ये जो एल्काइन है इसने जो बनाया ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही है, एल्काइनाइल मैग्नीशियम हैलाइड, इट इज ऑल्सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस रिएक्शन को ज़िरविट्नॉफ्स मेथड कहते हैं। अच्छा, अगर हम अल्काइल हैलाइड पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन देखें तो क्या होता है पता है, अल्काइल हैलाइड में जो R माइनस है, ये R माइनस इस R पर अटैक करता है और इस पर अटैक करके X को एज ए लीविंग ग्रुप बाहर निकाल देता है। दिस इज SN2 मैकेनिज्म। इसमें क्या बन गया, R डैश, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट बन गया। तो ये मैकेनिज्म मेनली SN2 से होता है। इसमें R माइनस ने X को रिप्लेस कर दिया और हाइड्रोकार्बन पार्ट बना। अच्छा, इस रिएक्शन को हम इसमें यूज भी कर सकते हैं आगे। जैसे देखो यहाँ क्या लिखा, सिंथेसिस ऑफ हायर एल्काइन। इस एल्काइन में R माइनस से जब रिएक्शन कराई तो उसने इस H को हटा दिया। अब C पर माइनस चार्ज आ गया, मैंने क्या बोला था, ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये इस R पर अटैक करके फिर SN2 करा देगा और इस X को बाहर निकाल देगा। तो हमने क्या कर दिया, इस H की जगह R लगा दिया। तो एक लोअर एल्काइन को हायर एल्काइन में कन्वर्ट करने के लिए इस रिएक्शन को हमने यूज कर लिया। डिफरेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने के लिए भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज कर सकते हैं। जैसे देखो क्या, HgCl2 को यूज किया तो ग्रिग्नार्ड लिया तो उसने हेलोजन को रिप्लेस करके HgR2 बना दिया। CdCl2 लिया तो CdR2 और SnCl4 लिया तो SnR4। But different organometallic compounds can also be prepared with the help of Grignard reagent. अब बात तो एल्कोहल ही बनाने की करी थी हमने, स्टार्ट किससे किया था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में। तो एल्कोहल भी बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। कैसे बनता है, इसमें जो R माइनस है वो इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और जब O माइनस बना लेंगे तो उस पर MgX एसोसिएट हो जाएंगे। ये जो एडिशन प्रोडक्ट बना इसको वाटर से प्रोटोनेट करने पर ये बना देगा एल्कोहल। इसमें मेनली फॉर्मल्डिहाइड 1 डिग्री एल्कोहल बनाएगा, अदर एल्डिहाइड्स 2 डिग्री एल्कोहल बनाएंगे और कीटोन अगर यूज कर लेंगे तो 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा। इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कह रहे हैं, जो कि कार्बोनाइल ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। अच्छा, एस्टर से भी बनाया जा सकता है। एस्टर से जब ग्रिग्नार्ड बना रहे हैं तो पहले स्टेप में क्या होता है कि इसका जो R माइनस है वो इस पर अटैक करके बॉन्ड ओपन क्लोज ओपन ऐसा फॉर हमारे कन्वीनियंस के लिए बोलते हैं, और OET को बाहर निकालें तो ये प्रोडक्ट बनेगा कीटोन, और यहाँ से फिर ये रिएक्शन कंटिन्यू हो जाएगी तो एल्कोहल तक पहुँच गए। तो एस्टर्स भी और अदर डिफरेंट एसिड डेरिवेटिव्स भी ग्रिग्नार्ड के साथ इंटरेक्शन करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स देते हैं। अच्छा, एक एल्कोहल बनाने के लिए इपॉक्साइड भी यूज़ किया जा सकता है। ग्रिग्नार्ड में ये R माइनस है, ये R माइनस अगर इस इपॉक्साइड रिंग पर अटैक करके इसको ओपन कर दे
तो ये इस तरह से एक इंटरेक्शन में बनेगा स्पीशीज। और इस एडिशन प्रोडक्ट पर अगर H+ डाल दें तो ये बन गया एल्कोहल, जिसमें ग्रिग्नार्ड वाले से 2 कार्बन ज़्यादा है। नंबर ऑफ कार्बन 2 कार्बन एटम्स आर मोर, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन से डायरेक्टली करा दें तो भी हम एल्कोहल बना सकते हैं। कैसे होती है कि ग्रिग्नार्ड का इंटरेक्शन पहले ऑक्सीजन से कराया, ये एक इंटरमीडिएट बना और इस इंटरमीडिएट पर फर्दर एक और ग्रिग्नार्ड इंटरेक्ट करके ये वाला इंटरमीडिएट बना देता है, अल्को ऑक्साइड इंटरमीडिएट, जिस पर फिर वाटर से प्रोटोनेट करके और अपन ROH पा जाते। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों तरह के एल्कोहल हम इस रिएक्शन में बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन अगर साइनाइड से कराएंगे तो क्या होगा? ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन अगर साइनाइड से कराएंगे तो कीटोन बनेगा फाइनली। अच्छा, साइनाइड से ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कराएंगे, कीटोन कैसे बन जाएगा वो आपको याद रखना पड़ेगा। ये हमेशा आपको कंफ्यूज करता है कि साइनाइड से रिएक्शन कराते तो कई लोग यहाँ रुक जाते हैं, लेकिन ये कीटीमीन जो बन रहा है, जैसे यहाँ पर हमने R- लिया और साइनाइड पर जब आपने रिएक्शन कराई तो उसने पहले ये स्पीशीज बनाया, इस पर वाटर डालेंगे तो ये बनेगा, लेकिन कीटीमीन का हाइड्रोलिसिस हो जाता है वाटर में जल्दी से, तो रिएक्शन यहाँ रुक नहीं रही, सीधे कीटोन तक जा रही है। तो ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन जब भी साइनाइड से कराएंगे आपको फाइनल प्रोडक्ट कीटोन बनाना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रिपेयर कार्बोऑक्सिलिक एसिड। ये भी याद रखना कि जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो ये जो R- है ये इस पर एडिशन रिएक्शन देकर इसको O- में कन्वर्ट कर देता है, और ये जो RCO- बनाया है इसको वाटर से फिर अपन RCOH में कन्वर्ट कर ले। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रिपेयर कार्बोऑक्सिलिक एसिड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए हैं, डिटेल में हमने क्लास में किया हुआ है, आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा, एल्कोहल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पर बात कर लेते हैं। एल्कोहल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप देखोगे C1 से C11 तक तो दे आर कलरलेस लिक्विड्स, और जो हायर एल्कोहल्स हैं दे आर सॉलिड्स। डेंसिटी ऑफ एल्कोहल्स इज लेस देन वाटर, स्पेशली वो जिनमें एक ही OH है। बाकी तो डायहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, ये जो हाइड्रिक वर्ड अपन बोल रहे हैं, मोनोहाइड्रिक मतलब ROH, एक OH वाले, डायहाइड्रिक मतलब 2, जैसे ग्लाइकॉल, ट्राइहाइड्रिक मतलब ग्लीसरॉल। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स की डेंसिटी वाटर से थोड़ी कम होती है, और डेंसिटी इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, डेंसिटी बढ़ती जाएगी। फिर सॉल्युबिलिटी पर आ जाते हैं। सॉल्युबिलिटी पर C1 to C3 एंड टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल इज कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पर क्या होगा कि जब आप मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाएंगे, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी के ट्रेंड को अगर रिलेट करना है तो सॉल्युबिलिटी नंबर ऑफ साइड चेन्स के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। देखो, एक तो दिया है मॉलिक्यूलर वेट से रिलेटेड, C4, C5, C6 बढ़ता जा रहा है वेट, सॉल्युबिलिटी कम होती जा रही है। फिर एक दिया ब्रांचिंग से, ब्रांचिंग बढ़ाते जा रहे हैं, सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है। ये तो नॉर्मल ट्रेंड हो गया। अब बात आई डायहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक। अगर आप नंबर ऑफ OH ग्रुप्स बढ़ा रहे हो तो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड की एक्सटेंट बढ़ेगी, जिससे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, ऐसा ही कुछ आपको बॉइलिंग पॉइंट में भी ट्रेंड मिलेगा। बॉइलिंग पॉइंट अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। देखो एक ट्रेंड देखिए, C4, C5, C6 क्या हो रहा है? C4, C5, C6 मॉलिक्यूलर मास बढ़ा रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। और अगर देख रहे हैं ब्रांचिंग में नॉर्मल स्केलेटन, ये फिर आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, ये फिर टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ OH ग्रुप बढ़ा है तो फिर इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ जाएगी, उससे फिर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अगर एक क्वेश्चन देखें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज मोर देन दैट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ईथर्स, क्यों? सीधी सी बात है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल में हो रही है, ईथर में थोड़ी हो रही है, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आना ही है। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात कर लें, जल्दी से अपन रिवाइज कर लेते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल्स में क्या क्या रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। तो 3 तरह के रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। पहला, उसमें क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड। एल्कोहल में क्या क्या पार्ट है? एल्कोहल में पार्ट है, एक तो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, अल्काइल ग्रुप, फिर एक OH ग्रुप है। तो या तो अपन इस वाली रिएक्शन की बात करें, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाए, मतलब OH अलग और कार्बन पार्ट अलग, या फिर एक तरह का जिसमें H अलग और कार्बन पार्ट के साथ ऑक्सीजन आ जाए।
और एक है कि सबका इन्वॉल्वमेंट रिएक्शन में हो। 3 तरह के पार्ट्स डिवीजन रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल में हैं। अब जैसे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, अब O अगर H से इलेक्ट्रॉन खींच के H+ को हटा रहा है तो इसमें एसिडिक नेचर का पार्ट है। और एसिडिक नेचर में क्या होता है, जैसे जैसे आप अल्काइल ग्रुप बढ़ा रहे हैं, प्लस आई बढ़ा रहे हैं, एसिडिक नेचर कम होता है। तो एल्कोहल्स का जो एसिडिक नेचर का ऑर्डर होता है वो मेनली होता है कि 1 डिग्री एल्कोहल सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं, फिर 2 डिग्री एल्कोहल और फिर 3 डिग्री एल्कोहल। ये एसिडिक नेचर का ऑर्डर होता है। तो इस तरह की रिएक्शंस में एल्कोहल इसी ऑर्डर में इंटरेक्ट करें। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, सोडियम मेटल के साथ इंटरेक्शन करा रहे हैं। सोडियम या पोटेशियम मेटल के साथ जब इंटरेक्शन कराते हैं तो इससे जो हमें इलेक्ट्रॉन मिलता है वो यहाँ से H+ को खींच के हाइड्रोजन गैस बना देता है और ये बनता है सोडियम अल्का ऑक्साइड या पोटेशियम अल्का ऑक्साइड। इसको रिएक्शन को आप ऐसे भी बोल सकते हो, 23 ग्राम ऑफ सोडियम व्हेन ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ एल्कोहल, तो हाउ मच लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। ऐसे क्वेश्चंस इसमें रिलेट किए जा सकते हैं। एक रिएक्शन यही वाली अपन देख रहे हैं कि रिएक्शन विद CH2 से कैसे होगी, तो सोडियम मेटल से पहले अल्का ऑक्साइड बनाया और फिर अल्का ऑक्साइड में जो O पर माइनस चार्ज है उससे कार्बन पर अटैक करके एडिशन करा दिया और जो H- आया उस पर आपने Na+ लगा दिया। इट इज सोडियम अल्काइल जेंथेट, इट इज यूज्ड एज अ फ्लोटिंग एजेंट। इसी कैटेगरी में कुछ रिएक्शंस और हैं, जैसे सोडियम मेटल से आपने पहले अल्का ऑक्साइड बनाया और फिर इस O- से R पर अटैक करके X को रिप्लेस करा दिया SN2 मैकेनिज्म। बहुत अच्छे से और डिटेल में इस रिएक्शन को अपन ने विलियमसन सिंथेसिस टाइटल में पढ़ा है। फिर नेक्स्ट है असाइलेशन। असाइलेशन में हम एल्कोहल के लोन पेयर को एज ए न्यूक्लियोफिल यूज कर रहे हैं और वो C पर अटैक करके वाया SNAE मैकेनिज्म इसका रिप्लेसमेंट देता है। यहाँ से HCl निकल जाएगा और आपको मिलेगा एस्टर। ये जो RCO ग्रुप है इसको बोलते हैं एसाइल ग्रुप, इसको बोलते हैं असाइल। और ये जो CH3CO ग्रुप है इसको बोलते हैं एसिटाइल। तो अगर हम RCO को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो असाइलेशन बोल रहे हैं, CH3CO को यूज कर रहे हैं तो एसिटाइलेशन बोल रहे हैं। असाइलेशन, एसिटाइलेशन ये एल्कोहल के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस में ही आएंगे। और ये रिएक्शन है कि एस्पिरिन करके एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है विच इज यूज्ड एज ए पेन किलर। एनाल्जेसिक कैटेगरी ऑफ ड्रग्स का नाम है। एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन रिलीविंग ड्रग्स, और ये एस्पिरिन जो है एक ब्लड डाइल्यूटर ड्रग भी है। तो ये केमिकल मेडिसिनल इंपॉर्टेंस का ड्रग है। इसको बनाने के लिए हम सैलिसिलिक एसिड का यूज़ करते हैं और प्रोसेस वही एसाइलेशन ऑफ OH ग्रुप। ये एल्कोहल के लोन पेयर इसमें इंटरेक्ट करेंगे और ये इस पर जाकर अटैक करेगा और फिर इसको रिप्लेस करेंगे। इसका नाम है एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी बोल सकते हैं। कमर्शियल नेम एस्पिरिन, और ये एस्पिरिन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरह भी आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। बेंजोइलेशन इज अनदर रिएक्शन जिसको शॉर्टन बॉमन रिएक्शन कहते हैं। उसमें अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, अमीन्स हो गए, इन सब में सेम ही रिएक्शन है, यही वाली रिएक्शन है, सिर्फ यहाँ R की जगह PH आ गया तो हमने इसको बेंजोइलेशन कह दिया। फिर आप देख रहे हैं एस्टरिफिकेशन, अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स। एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की इंट्रैक्शन कराते हैं तो यहाँ एस्टर बनते हैं। और एस्टर की खास बात यह है कि इसमें फ्रूटी ऑर्डर होते हैं, फ्रूट्स के ऑर्डर होते हैं। तो जैसे कहीं बनाना पीछे रखा हुआ है तो मुझे पता चल जाएगा कि कुछ फ्रेग्रेंस आ रही है, बनाना पीछे रखा है, तो किसकी वजह से, उसमें प्रेजेंट एस्टर की वजह से। मैंगो आपको पता चल जाएगा बिना देखे, कोई आप आँख पे पट्टी बांध दे और बोल दे ये फ्रूट कौन सा बताओ, तो आप बोले मैंगो है, कैसे पता चले, उसमें प्रेजेंट एस्टर की वजह से। तो ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन भी कही जाती है। अलग अलग एस्टर्स की R और R की वैल्यू चेंज करने पर फ्रेग्रेंस अलग हो जाएंगे। रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर चेक करना है तो एस्टरिफिकेशन प्रोसेस में रिएक्टिविटी ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस जो कि हम इसके मैकेनिज्म में डिटेल में पढ़ते ही हैं कि ऐसा क्यों है। स्टेरिक हिंड्रेंस R का साइज बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, इस R का साइज बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। इसका मतलब है इन दोनों के लिए 1 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 3 डिग्री इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर एस्टरिफिकेशन। फिर आप देख रहे हैं सेकेंड कैटेगरी जिसमें कार्बन और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे।
अगर कार्बन और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक करा रहे हैं तो वो वाले में क्या हो रहा है, उसमें हम उस तरह की कैटेगरी में रिएक्शंस में देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन फिर अपने लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट लेगा और कहीं से H+ लेकर वाटर जैसा लीविंग ग्रुप बना के निकल जाए। उसके लिए इसको अपना लोन पेयर किसी को डोनेट करना है। अगर डोनेट करना है तो इसका मतलब बेस नेचर से रिलेटेड रिएक्शंस। तो बेस नेचर जो एल्कोहल का होता है, जैसे जैसे प्लस हाई ग्रुप बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी बढ़ेगी, तो जो बेस नेचर होता है वो 1 डिग्री का कम होता है, 2 डिग्री का थोड़ा ज़्यादा होता है और 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा होता है बेस नेचर ऑफ द एल्कोहल, और वही यहाँ पर काम आएगा। इसका एक एग्जाम्पल देख रहे हैं HX के साथ रिएक्शन। अच्छा, HCl एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ अगर कॉन्सेंट्रेटेड HCl को मिलाएं तो ये एक ल्यूकास रिएजेंट नाम का रिएजेंट बनता है। ये ल्यूकास रिएजेंट है जो आगे चल के ल्यूकास टेस्ट में कन्वर्ट होती है, जिसको हम आगे समझेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ देख रहे हैं कि भाई रिएक्शन क्या करानी, तो यहाँ से H और यहाँ से OH निकाल दो, तो क्या बन जाएगा CH2 पर Cl। ये हेलोजन कंपाउंड बनाने की मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी कही जा सकती है। जितने अच्छे से कोई एसिड H देगा वो उतना जल्दी रिएक्ट करेगा, तो क्योंकि HI अच्छा एसिड है ये जल्दी रिएक्शन कर सकता है, इसलिए हम करें रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एसिड्स क्या आएगा, HI मोर देन HBr मोर देन HCl मोर देन HI। सी थर्ड कैटेगरी। अब रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कंप्लीट मॉलिक्यूल एज ए होल, मतलब अब अपन कौन सी रिएक्शन देख रहे हैं जिसमें OH भी इन्वॉल्व होगा और हाइड्रोकार्बन पार्ट भी इन्वॉल्व होगा एल्कोहल का। तो कंप्लीट मॉलिक्यूल एज ए होल किसमें इन्वॉल्व होगा, तो पहला पॉइंट देख रहे हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में क्या पढ़ रहे हैं, उसमें रिमूवल ऑफ वाटर पढ़ रहे हैं। अब वो दो तरह से हो सकता है, या तो दो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल लूज करें तो ईथर बनाएगा, और अगर एक ही में से अगर एक तरफ से H और एक तरफ से OH हटा रहे हैं तो एल्कीन बन जाएगा। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल दो तरह से हो सकता है, और मेनली अपन डिहाइड्रेशन ये वाला पढ़ते हैं अपने सिलेबस में, जिसको हम मेनली E1 मैकेनिज्म से करते हैं, जिसमें कार्बोकेटाइन बनता है, रीअरेंजमेंट भी इन्वॉल्व होता है और एल्कीन हमें फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है। सेटजेफ एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। अच्छा, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन में क्या हो रहा है, 3 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनेगा, 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री विल बी दी रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल्स ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। इसी से सिमिलर एक और रिएक्शन होती है पिनेकॉल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। ये जो हमने विसनल डायोल बनाया है, ये 1,2 डायोल, इस तरह के जो स्पीशीज़ होते हैं, जैसे यहाँ पर तो ये 2,3 डायोल है, पर मतलब पास पास वाले कार्बन पर तो विसनल डायोल जो होते हैं उनको हम जनरली पिनेकॉल बोल देते हैं। वैसे इस कंपाउंड का नाम पिनेकॉल है, और इस पर जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट किया जाता है इसको, तो ये पहले OH H+ लेगा, H2O बनाएगा, यहाँ से लीविंग ग्रुप बाहर चला गया, इस पर पॉजिटिव आया तो फिर एक मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, मिथाइल शिफ्ट होने पर यहाँ प्लस आया तो फिर इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देकर यहाँ डबल बॉन्ड O बना लिया। तो मिथाइल तो शिफ्ट हो गया यहाँ और इधर आ गया डबल बॉन्ड O। दिस इज कॉल्ड पिनेकॉल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। अब इस पिनेकॉल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट के बाद एक रिएक्शन और यहाँ पर देख रहे हैं, व्हेन एल्कोहल्स आर पास्ड ऑन रेड हॉट कॉपर ट्यूब, तो फिर उसमें क्या होगा, पहले तो 1 डिग्री एल्कोहल हो तो डीहाइड्रोजिनेशन होकर एल्डिहाइड बना देता है, 2 डिग्री एल्कोहल हो तो डीहाइड्रोजिनेशन होकर के कीटोन बना देता है, और अगर 3 डिग्री एल्कोहल है तो OH यहाँ से और H यहाँ से कट के फिर यहाँ डबल बॉन्ड है, तो इसमें एल्कीन बनता है। ये डिहाइड्रोजिनेशन डिहाइड्रोजिनेशन और यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो रहा है। रेड हॉट कॉपर ट्यूब पर अगर एल्कोहल को पास करें तो ये वाली ऑब्जर्वेशन आई। फिर देखें कि अलग अलग एल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल को पहचानने के लिए किस तरह के टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टेस्ट है, अभी मैंने ल्यूकास नाम लिया था, ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट में क्या होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट से कराते हैं। ल्यूकास रिएजेंट क्या है, एनहाइड्रस ZnCl2 विद HCl। उसमें क्या होता है, 3 डिग्री एल्कोहल इमीडिएट टर्बिडिटी अपीयर कर देता है। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट बनता है इसमें एल्काइल हैलाइड और साथ में बनता है वाटर, तो वो एल्काइल हैलाइड वाटर में मिसिबल होगा नहीं, तो वो उसमें टर्बिडिटी क्रिएट कर देता है रिएक्शन प्रोडक्ट मिक्सचर। तो वो जो टर्बिडिटी रिएक्शन प्रोडक्ट मिक्सचर में जनरेट कर देता है, उस टर्बिडिटी की अपीयरेंस का टाइमिंग हमें बताता है कि 1 डिग्री एल्कोहल है कि 2 डिग्री एल्कोहल है कि 3 डिग्री एल्कोहल। जैसे टर्शरी एल्कोहल इमीडिएट टर्बिडिटी देगा, सेकेंडरी एल्कोहल थोड़ा 5 मिनट तो लेता है टाइम में, और इसमें या तो हीट करो या फिर 30-40 मिनट लग जाते हैं टर्बिडिटी अपीयर होने में 1 डिग्री एल्कोहल। अच्छा, एक ये विक्टर मेयर टेस्ट है। विक्टर मेयर टेस्ट
दिस इज कलर टेस्ट फॉर एल्कोहल। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में डिफरेंट कलर का ऑब्जर्वेशन आता है, जैसे इसमें लिखा है तो इसमें रेड ब्लू कलरलेस सीक्वेंस आएगा आपको कलर का। पर इसमें रिएजेंट क्या है वो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि रिएजेंट अपन इसमें क्या यूज करेंगे। तो जैसे एल्कोहल को पहले अपन ने आयोडाइड में कन्वर्ट किया, आयोडाइड से फिर नाइट्रोएल्केन में कन्वर्ट किया, नाइट्रोएल्केन पे फिर HNO2 मिलाने पर हमें उसमें डिफरेंट कंपाउंड्स मिल रहे हैं, जैसे यहाँ नाइट्रोलिक एसिड, यहाँ पर स्यूडोनाइट्रॉल, और वहाँ पर रिएक्शन नहीं हो पा रही है। और फिर उसमें फर्दर NaOH मिलाने पर ये नाइट्रोलिक एसिड का जो सोडियम सॉल्ट मिलेगा, सोडियम नाइट्रोलेट, ये रेड कलर का होता है। तो यहाँ पे कलर सीक्वेंस क्या आ रही है, रेड कलर 1 डिग्री में आ रहा है, ब्लू कलर 2 डिग्री में आ रहा है, और यहाँ कोई कलर ऑब्जर्व नहीं हो रहा। कुछ बुक्स में इसको वाइट भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इसमें RBC ये सीक्वेंस कलर का दिख रहा है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल का डिस्टिंक्शन रिएक्शन। फिर एक टेस्ट है डाइक्रोमेट टेस्ट, ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। रिएक्शन में ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो हमने यहाँ पर इसको स्किप कर दिया क्योंकि वो हम उसमें कार्बोनाइल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन के साथ डिस्कस कर लेते हैं। और वैसे तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में क्या होता है, ऑक्सीडेशन अगर 1 डिग्री का कराएं तो अच्छा स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है, लाइक H+KMnO4, H+K2Cr2O7 और जोन्स रिएजेंट। तो वो क्या करेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में और 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में। और अगर हम PCC, PDC, कोलिन्स, सेरेट, इन रिएजेंट्स को ले रहे हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में और 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में ही कन्वर्ट करते हैं। 3 डिग्री एल्कोहल रेजिस्टेंट होता है ऑक्सीडेशन के लिए, तो इन दोनों तरह के रिएजेंट्स में वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कि अगर H+K2Cr2O7 को ले रहे हैं तो वो Cr6 का जो ऑरेंज कलर है उसको ग्रीन में कन्वर्ट कर देगा। ये काम 1 डिग्री एल्कोहल कर सकता है, 2 डिग्री एल्कोहल कर सकता है, लेकिन 3 डिग्री एल्कोहल नहीं कर सकता है। और फिर यहीं पर देखने टेस्ट ऑफ एल्कोहल ग्रुप में अपन ने ये देखा था कि सोडियम मेटल के साथ जब रिएक्शन कराते तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। PCl5 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो फिर वहाँ क्या होता है, HCl रिलीज हो रहा है, और अमोनिया में डिप्ड रॉड को लाएंगे तो NH4Cl के वाइट फ्यूम्स आ जाएंगे। और सेरिक अमोनियम नाइट्रेट को तो कितनी बार आपको रिवाइज करा दिया क्लास में कि सेरिक अमोनियम नाइट्रेट एल्कोहल के साथ रेड कलर देता है। अच्छा, मिथेनॉल और इथेनॉल वैसे तो डिफरेंट एल्कोहल्स के अपन डिस्टिंक्शन देखते हैं, लेकिन मिथेनॉल इथेनॉल का एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा यूज होता है। कि अगर मिथेनॉल और इथेनॉल में देखना है तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन इथेनॉल तो देगा, मिथेनॉल नहीं देगा। रेड हॉट कॉपर ट्यूब पे जब पास करते हैं तो इसमें मिथेनॉल में तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, तो उसकी एक अलग ही स्मेल होती है फॉर्मेलिन, जो वहाँ नहीं आएगी। और सैलिसिलिक एसिड में अभी अपन ने बनाया था, जहाँ एस्पिरिन बनाया था, वैसा ही अगर इसमें अगर अपन एल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे तो एस्टर बनेगा, और इस एस्टर की अपने आप में ऑयल ऑफ इंटरग्रीन फॉर्मेशन आएगी। उसकी स्मेल अलग ही होती है, पेक्यूलियर स्मेल, जो इथेनॉल में नहीं आएगी। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अलग अलग एस्टर की अलग अलग स्मेल होती है। और अगर फिनॉल की रिएक्शन जब कराते हैं सैलिसिलिक एसिड से तो सेलॉल बनता है, जो कि एक एंटीसेप्टिक है। अच्छा, फिनॉल एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। अगर आप फिनॉल की बात कर रहे हो और एल्कोहल की बात कर रहे हैं तो सोडियम मेटल से तो दोनों रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे, लेकिन NaOH को अगर आप ले आओगे तो एल्कोहल रिएक्ट नहीं करते, फिनॉल कैन रिएक्ट विथ NaOH। और बाइकार्बोनेट लिया होगा तो दोनों ही नहीं करेंगे, फिर सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा जो बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कर सकता है, ये दोनों नहीं करेंगे बाइकार्बोनेट से। तो यहां तक आके हमने एल्कोहल्स के बारे में सारा डिस्कशन कर लिया। अब बात हम कर रहे हैं ईथर्स की। अब जब ईथर्स हमारे सामने आ गए तो ईथर्स की भी प्रिपरेशन देख लेते हैं। प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, अभी बात ही की थी थोड़ी देर पहले हमने एल्कोहल में, कि आप सोडियम अल्को ऑक्साइड ले रहे हैं तो ये RO माइनस जो होगा ये एक अटैकिंग स्पीशीज का काम करेगा, जो R पर अटैक करके X को बाहर निकाल देगा। SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन होती है। जैसे ये वाला रिएजेंट लिया आपने इथा ऑक्साइड, इसमें CH3 पर अटैक करके I माइनस को बाहर कर देगा, तो इसमें बन गया इथाइल मिथाइल ईथर। अच्छा, इसमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि आपको अगर कोई ऐसा ईथर बनाना है जिसमें 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप हो, तो वो 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप ईथर में जो है रिक्वायर्ड आपको, वो आप अल्काइल हैलाइड में नहीं ले सकते, क्योंकि देखो CH3O माइनस तो एक स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है। अब उसको तो जल्दी अटैक करना है इस कार्बन पर, और ये 3 मिथाइल ने क्राउडिंग कर रखी है तो वो यहाँ अटैक कर नहीं पा रहा है।
तो CH3O- यहां अटैक कर नहीं पा रहा है क्योंकि क्राउडिंग है, और वेट कर नहीं पा रहा है क्योंकि वो स्ट्रांग है। वो कह रहा मैं इंतजार कर लूं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या हो रहा है, फिर वो जाकर के इसके H को खींचता है और ये इलेक्ट्रॉन यहां गिर के फिर Cl को निकालता है। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड E2, और उसमें बन जाता है एल्कीन। तो यहां E2 एलिमिनेशन से एल्कीन बन गया। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड विद अल्को ऑक्साइड विल गिव एल्कीन एज मेजर प्रोडक्ट। तो अगर आपको कभी ऐसा एल्को ईथर बनाना हो जिसमें टर्शियरी अल्काइल ग्रुप है, तो आपको वो टर्शियरी अल्काइल ग्रुप को अटैकिंग अल्का ऑक्साइड में रखना पड़ेगा, ना कि अल्काइल हैलाइड, तब हम ऐसा ईथर बना सकते। अब यहां पर देख लो कि अगर रिएक्शन आपने सिल्वर ऑक्साइड से करें, तो अभी थोड़ी देर पहले मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड की रिएक्शन देखी थी RX के साथ, तो वो तो क्या बना रही थी, एल्कोहल। लेकिन ड्राई सिल्वर ऑक्साइड लेने पर ये ईथर फॉर्मेशन होता है। और भी मेथड से ईथर बनाने के हमने पढ़े हुए हैं, पूरे साल में बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, लेकिन रिवीजन के टाइम पर अपन ने ये 2 इंपॉर्टेंट पढ़ लिए। बाकी आपको पता है एल्कीन पर अगर अपन एसिड से कैटेलाइज करा के एल्कोहल डाल दें तो कार्बोकेटाइन बनेगा और उस पर एल्कोहल अटैक करके ईथर बना लेगा। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। अभी थोड़ी देर पहले हमने एल्कोहल का इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन देखा था, उसमें भी ईथर बना रहे थे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ईथर के फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप देख रहे हो कि ये जो इनिशियल मेंबर्स हैं ये तो गैसेज हैं, और फिर जो हायर हैं वो वोलेटाइल लिक्विड्स। डाइपोल मोमेंट उनका थोड़ा कम होता है, दे आर लेस पोलर, लेस सॉल्युबल इन वाटर, एंड दे हैव लेस बॉइलिंग पॉइंट देन कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल। रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हम अभी बात कर ही चुके थे। ethers are less soluble in water. Why? Due to less polar nature, they form weaker hydrogen bond with water. Ethers have less boiling point than corresponding alcohol. Why? Because of hydrogen bonding. बात हो ही चुकी है इसके बारे में। अब आ जाते हैं रिएक्शंस ऑफ ईथर्स। अच्छा, रिएक्शंस ऑफ ईथर्स में बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ईथर्स में आती है वो होती है उनका HI के साथ रिएक्शन। HI के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, पहले तो इसके लोन पेयर पे H+ आ जाता है, इसके लोन पेयर पर H+ आएगा HI से, अब वो बन गया ROH, एक लीविंग ग्रुप। अब या तो ये निकल जाए या ये निकल जाए। तो अगर 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन सकता है और ये बाहर निकल सकता है एल्कोहल बन के। तो CH3CH2OH एक प्रोडक्ट बन गया और यहाँ कार्बोकेटाइन बन के I- लगा दो तो ये SN1 मैकेनिज्म से। अब SN1 कब होगा, अगर हमें स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल सकता है तो SN1 मैकेनिज्म हो जाएगा, और इसलिए फिर जो कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है उस पर आयोडीन लगता है, जैसे ये वाला है। क्या इसमें किसी तरह अच्छा कार्बोकेटाइन बन सकता है? हाँ बन सकता है, इस तरफ बन सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर I- अटैक करेगा पॉजिटिव आने के बाद, और ये ग्रुप चला जाएगा H+ लेकर, तो इसमें इथेनॉल बना दिया और इधर बना दिया बेंजाइल आयोडाइड। पर अगर आपके पास ऐसे स्पीशीज है जिसमें कोई स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्मिंग नहीं दिख रहा है अपने को, 1 डिग्री हैं सारे, 2 डिग्री हैं, तो उसमें फिर क्या होता है, जब यहाँ पर H लगता है तो ये इजीली बाहर नहीं जाते, तो फिर I- एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और वो अटैक करेगा लेस क्राउडेड पर। तो यहाँ SN2 मैकेनिज्म होगा, इसलिए स्मॉलर वाले पे I लग रहा है। इस चीज़ को आप ठीक से रिवाइज कर लें। यही चीज़ अगर यहाँ कराओगे तो अब इसमें तो SN2 होगा नहीं, तो Br को इधर अटैक करना है और फिनॉल एज ए प्रोडक्ट निकलेगा यहाँ। अच्छा, अगर आप HI एक्सेस में ले लेते हो तो जैसे यहाँ पर एक एल्कोहल और एक आयोडाइड बन रहा है, उसमें दोनों ही आयोडाइड बन जाएंगे। जैसे इसमें मैंने HI एक्सेस में लिखा, तो पहले तो आप क्या कर रहे हो, इसमें I और इसमें OH बना रहे हो, फिर इसमें HI की रिएक्शन करके फर्दर यहाँ भी आयोडाइड ही बन जाएगा। अदर रिएक्शंस ऑफ ईथर्स आप फिर अपना हमने डिटेल में तो पूरा पढ़ा ही है, वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं कि भाई ऑक्सीडेशन है ईथर्स का, हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्मेशन है, रिएक्शंस ऑफ ईथर्स एज लुईस बेस और ब्रोंस्टेड बेस, सभी तरह के रिएक्शंस हैं। जो इंपॉर्टेंट थे उसको हमने यहाँ पर कर लिया, और टाइम की कमी के कारण बाकी फिर मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया कि यहाँ ये वाली रिएक्शंस भी अगर आप चाहें तो फर्दर रिवाइज कर सकते हैं। और एट लास्ट जल्दी से मैं सॉल्व कर दूँ कि ईथर्स के कुछ यूज़ हैं, जैसे दे कैन बी यूज्ड एज एनेस्थेटिक्स, दे कैन बी यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर ऑयल्स एंड फैट्स एंड रेजिन्स। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए वो सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज़ होते हैं, मैंने बताया ही आपको। वुड्स रिएक्शन में वो सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज़ होता है। बहुत सारे रिएक्शन में जहाँ पर ईथर अपने इनर्ट नेचर की वजह से सॉल्वेंट की तरह यूज़ हो सकता है। परफ्यूम इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है,
फिर मिक्सचर ऑफ एल्कोहल और ईथर को पेट्रोल का एक सब्स्टिट्यूट भी बनाया गया है जिसका नाम है नेटेलाइट। तो इस तरह से हमने डिफरेंट रिएक्शंस को जो एल्कोहल, ईथर और रिडक्शंस में इन्वॉल्व हैं, हमने एक बार कोशिश की कि बहुत ही कम टाइम में उनको एक बार हमारे सामने से निकल जाने दें, ताकि जब हमें एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़े तो हमें ये रिकॉल हो सके। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर एल्कोहल, ईथर एंड रिडक्शन। गुड लक टू यू फॉर योर एग्जाम्स। बेस्ट ऑफ लक।